बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनश मार मर्च की मरागश वशी सुबा उम्मीद कनश म वशता खुशताश में वशिश में खुशी बढ़ जावे बात मैं बलूच कौम मैं बलूच आगे दमा चागे दानिया वार निश्ताती होगी पाकिस्ताना दर मुल्का मानिया वार वश पे बातें खुशबात शिगरंज में बातें शुमार कदी गर्मी ग्वात में लगा हर वाद सुबह वशी सर्दी साई गबे बातें अल्लाह पाक के रहमत शुम सर अंचो नाजिल विबाद के नूदा निशंस अमा मर्दम के नादरा हाँ अल्लाह पाक आए सुत्ता सेहत तंदुरुस्ती नसीबे का अमा मर्दम के जेड़हानी दीन पानी कन के अल्लाह पाक आए जेड़ा सुत्ता हलास बिका आमीन 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 सुम आमीन मने वशी वशी वाले चारों काने यकरंदी पैदा वशी सुबह वशी सलाम आज के शुमा जानता मश में मेजबान हुमा बलोच शुमा मन नामा जानता भले अमरुच में शुमारती नाम गोशा चिया कि अमा मर्दम जब ना ओली रंदा चार गया गोड़ा शुमा मन बेसाने तक मकाया मुझ में मेज़बान हुआ बलोच अमरूज मुझ में टीवी दी मकाया और शुमा अमरूज मना चाह रहे था और शुमा में मरागा शचारे था मना बात शर लगी थी और ख़ास कर जब शुमा मनी मरागा शचारे और मैंने यूट्यूब में सरा वशी वशी कमेंट करने था मायावाना और आप भी मना बात शर लगा कि शुमा मरागा शचारे था ये बाद में दिल बड्डी करने वास्ता और शुमा वशी वशी कमेंट करने था और अमा चिगोशंती में मरागा तो के पार्ट शुमारे ज़्यादा शर लगी शुमा आ ये वास्ता भी मारा कमेंट करता गोले चारों के दिगे गपी अंचो के शुमारा गोशा शुमो सोबे सरा माला पात का आयता मन यार मरागा शत का मी गप बई थे शुमारा कम वती वास्ता एक्सरसाइज बेकने था कम वर्कआउट बेकने था जो मैं हेल्थ वास्ता बात शरी चाहिए ये अगर मैं बोगोशा ये वादा मारती मैं गोशा कि मैं फिजिकल एक्टिविटीज़ बास कमी अगर मैं बेचारी अगर मैं ऑफिस वगैरह भी कार करनी गोड़ा उदमा ज़्यादातर निश्तगी या मैं चिगोशंती लैपटॉप दी मैं निश्तगी मैं कंप्यूटर दी मैं निश्तगी अगर मैं स्टूडेंट थी गोड़ा मैं ज़्यादातर चिगोशंती वान के वास्ते यक्के जागिया निश्तगी मैं ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं पहला मर्दों बीतगा जो आया वॉक को था सही वॉक अगर कसाने मुझे सफ़री वास्ते जैसे अगर मनी लोग अच्छी कमोदीन मार्केट और मार्केट वॉक होता है ये भी मैं फिजिकल एक्टिविटी है तो का भले अनु जब मोटरसाइकिल अतका मोटरसाइकिल नहीं गोड़ मर्दम गोशा कि अगर मैं इंचो के तंदूरे वैसे ना तंदूरी नान अगर कभी रोगी गोड़ मोटरसाइकिल सवार पे बुरा नान पे गिरा ये चीज़ बाज गलत है मारा कमो रवक भी लूटी वॉक भी कनक लूटी चहल कदमी कनक लूटी कसाने गश्ती अगर मैं शब ओशा कनक लूटी मैं वती हेल्थ वास्ता बात शर्रिन और ये हमारा ज़रूर कन की पहला अगर मैं मोशा जाल बोल भी बीतगा आए भी मार्केट वगैरह शुतगा सब्जी बाजी पे चीज़ वगैरह शुतगा ना गोड़ा आए वॉक को शुतगा भले अनु जब ये चिंची वाला सिस्टम तरत का मतलब तो आइरा बेदे 20 रुपये बेदे तर बात ही मंजिला सरकत ही टाइम कम बच्ची भले थी वॉक न भी ये चीज़ मगोशा मकने था कम वॉक बेकने तो मैं हेल्थ वास्ते बाशरी अंचो की शुमा जाने तक शुमे होस्ट मनी वशी वशी गोले चारों शुमे वास्ता मैं चिचो कंसर्न ना मनुष्य में हेल्थ चिचो फिक्री अगर शुमा सेहतमंद देता मैं द्रो सेहतमंदी गोड़े सेहतमंद मुआशरी बनी जब मैं सेहतमंद बई गोड़ा आइए सासा जब मैं वॉक करने कल मैं सेहतमंद नबी मैं जहनी सेहत सरा भी असर पड़ी और मैं माइंड हम फ्रेश हुई थी अगर मैं रही बागी जा गई या उदा फ्रेश हमारा जब गुआत लगी थी अमीना हमारा अल्लाह पाक के रहमत जब मैं सरा नाजल गई थी हमारा अंचो लगी बस सुकून है और पूरे रोज सुकून है तारा होती और शुमा भी चीज़ा बेकने था वॉक शुमारा लाजिम कनगी और ये दिगे गप्पे जो मोती यार मरागा शगोशा गोले चारों का शक्कर कम्मा चे कम इस्तेमाल बेकने था चिया शक्कर चिगोशंती शुगरे मरीज बास बैगियाँ और चिगोशंती मैशर आरवादा गोशा कि पाकिस्तान नंबर 1 पूरे दुनिया तो का कि आइए तो का शुगर है मरीज बाजा चे वजह भाई चे मैं शक्कर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने मारा शक्कर इस्तेमाल कम चे कम कनक लूटी अमा मर्दम जब नमकीन चाय वरनते जो चाय तो का नमक मांगना बाज हमारा जो सर्दी एरिया मर्दमा अगर जैसे मैं गब्बेजना कोई टाइम मर्दमा आ चाय तो का नमक ज़्यादा जीरन थी और रोचे माँ अगर यक रिसर्च के मुताबिक रोचे अजदे चे अबदा कप चाय वरा सर्दी के टाइम भी और गर्मी जैसे मौसम कहती अबदा फिर भी सर्दी फिर भी 5 दे चे 4 कप चा वरा अभी नमकीन नमक में सेहत वास्ता हम खराबी दूसरी चीज़ अगर मैं गोशा आइए हसबे मकदार में चीज़ ज़ीर आमे सेहत वास्ते शर्रे अगर मैं आइए ज़्यादा ज़ीर आमे सेहत वास्ता बास खराबी आन चुकी अगर मैं ज़्यादा शक्कर ज़ीर चाय तो कहाँ हम खराबी और मैं नमकीन चाय ज़्यादा वर्गी जो साथ सर्द इलाके या वर्ग बईती आ भी बास खराबी आ डायरेक्ट मैं गुर्दियानी ता अफेक्ट करती
तो मैं बहुशेष अगर मैं ये पूरे डिटेल लेता बहुश गोले चारों का गोड़ा ये बाज राजकश रोते मैं मर्सी मरागश टॉपिक हम देखे रे भले मैं ये टॉपिक के सारा मरागश ज़रूर करना जो सर्दी एरिया नमकीन चाय वर्गे आया चे मैं सेहत सारा असर पड़ी थी अगर मैं बहुशी कि आगोशा के सर्दी मारा चाय ज़रूरत खपी बिल्कुल चाय ज़रूरत खपी भले तो या किसास से या कद्दो किसास से तो का चाय वर बिले चाहे शक्कर वाला भी चाहे हाँ नमकीन भी कोई भी चीज़ ज़रा वती इंसानी जिसमें सारा आदि मखा गोले चारों का मर्ची की में मरागश बाज हासिल छे में मरागश है तो का दो गेस्ट हथकगा मैं केरा जो मैं यूं ते सारा गप जनती गोड़ा मगोशा के माँ आया होती मरागश है ता वेलकम बिकना और मैं ये लूटा कि आवती बारिया वत बोशा गोले चारों के एक दिगे गप पेशन कि आ दिगे चागरदा चे बिलोंग करनती गोड़ा मनोती मरागश जो अस्सी उर्दू है ता स्विच करना कभी ते बलिश में देला मैं यारते जमरती वशी वशी गोले चारों कनी में गप त्रान कनगी भाई अंचु इशु में जाने ता शुमे हो शुमे गुमा बलूची ता गप जान चिया जब मनी चागर मनी गोले चारों बलूचा माँ बलूच आगे देखो और शुमे गुमा माँ बलूची तक अब जन और ऐशानी गप्पा हम मामी कोशिश करना कि माँ बलूची तहा यक कसानी मुख्तसर समरी में शुमारा बहुशा बलूची था और बिया गोले चारों का मावती मरागश तो का वशत कनी शकील कायम खानी और अब्दुल राफे अस्सलाम वालेकुम। पता है मैं बलोची में इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं ना नाम गलत बोल देती हूँ मैंने इतनी बलोची में बात की आपको समझ आई मैंने क्या कहा? थोड़ा बहुत समझ में आया था कि शुगर के हवाले से आपने जिक्र किया। बिल्कुल बिल्कुल शुगर के हवाले से बात की और मैं बोलूँ कि सुबह सुबह हमारा आगाज चाय के साथ होता है। लेकिन आप उसके अंदर चाय में वो नमक की बात कर रही थी वो मुझे कुछ अजीब सा लगा कि चाय में नमक की बात वो मैं आपको बताती हूँ कि चाय में नमक की बात क्या थी। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइएगा। मैं शकील कायम खानी मेरा नाम है और मेरा ताल्लुक़ समारो डिस्ट्रिक्ट उमरकोट सिंध से है और मैं वहाँ का एक्स नाजिम भी रहा हूँ और ऑल ट्रेडर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ पिछले 10-12 साल से और मैं रोटरी इंटरनेशनल के अंदर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ 25-26 में। जो मैं पिछले चंद माह पहले हमारे इंतखाबात हुए थे तो उसमें मैं मुंतखब होकर आया हूँ और मुझे जो गवर्नर में बनूंगा अभी इस वक्त गवर्नर नॉमिनी हूँ नेक्स्ट ईयर गवर्नर इलेक्ट हो जाऊंगा और उसके बाद 1 जुलाई 25 से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होऊंगा रोटरी इंटरनेशनल का डिस्ट्रिक्ट 327 सिंध और बलोचिस्तान। सिंध और बलोचिस्तान बहुत ज़बरदस्त। आप अपने बारे में ज़रा बताइएगा अब्दुल राफे। मेरा नाम अब्दुल राफे कायम खानी है और मैं समारो डिस्ट्रिक्ट उमरकोट से बिलोंग करता हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी अर्ली एजुकेशन जो है कराची से है अदर दैन उसके बाद फर्दर एजुकेशन के लिए मैंने कैट कॉलेज सांगड़ से एफएससी की है और अभी करंटली मैं जो है बैचलर्स कर रहा हूँ क्रिमिनोलॉजी में कराची से और एज़ पार्ट ऑफ रोटरी के मैं इस टाइम पे रोट्रैक का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ पूरे सिंध बलूचिस्तान का। और चले मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं आपकी बात जो चाय में आप नमक की बात वो कर रहे थे क्योंकि जो सर्द इलाके होते हैं अगर हम कोयटा की बात करें पाकिस्तान की बात ही कर लेते हैं जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान है सवात है कोयटा है वहाँ पे जो चाय इस्तेमाल की जाती है वो आम चाय से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। जैसे कि हम चाय में क्या डालते हैं पत्ती होती है वो डाल देंगे जो रियल चाय होती है वो डाल देंगे और हम उसमें जो है वो शुगर होती है हमारी वो डाल देंगे फिर हमें अगर वो जो दूध पत्ती चाय बनाएंगे तो हम उसमें दूध ऐड करेंगे ठीक है ऐसा बन गया नॉर्मल। कश्मीरी चाय होती है वो बहुत अलग होती है उसमें ड्राई फ्रूट्स टाइप की कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं और इस तरह एक और चाय है जो नमकीन चाय होती है जिसमें शक्कर थोड़ी सी बिल्कुल डाली जाती है और उसमें काफ़ी मिकदार में नमक यूज़ किया जाता है। अच्छा नमक डाला जाता है उसमें नमक यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्द इलाके होते हैं तो वहाँ पे ये चाय यूज़ की जाती है और रिसर्च के मुताबिक जो है इन इलाकों में एक दिन में तकरीबन 18 से 17 कप चाय पी जाती है और वो भी नमकीन चाय पी जाती है जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा जो है अगर मैं बोलूँ ख़तरनाक है जिससे फेस पे जो है वो सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। आप ऐसे इलाके देखें जो लोग सर्द इलाकों में रहते हैं उनके पाँव और हाथ सूजे हुए होते हैं और उनके फेस पे भी एक अजीब किस्म की स्वेलिंग होती है और हमें लग रहा है कि वो ब्लश कर रहे हैं वो ब्लश बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते असल में ये एक किस्म का है कि वो नमक बहुत ज़्यादा लेते हैं तो हमारे जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे फेस पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ जो मेरे गोले चारों मतलब हमें देखने वाले उनको कि कोई भी चीज़ हो चाहे वो चाय हो चाहे वो इंसान हो या कोई भी
कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी चीज़ को खुद के ऊपर हावी ना करें, उसका आदी ना बनाए खुद को। जैसे अगर मुझे चाय की आदत लग गई तो मैं क्या करूँगी, एक दिन मैं दूध पत्ती चाय पी लूँगी, एक दिन मैं खावा, जो बलोची में से सुलमानी चाय बोलते हैं, वो पी लूँगी, एक दिन मैं ग्रीन टी पी लूँगी। तो इस तरह से ये होगा कि मुझे एक चीज़ की आदत नहीं लगी, चाय तो मैं ले रही हूँ चाय तो मैं ले रही हूँ। अब ये है कि मैं उसको हेल्दी वे में ले रही हूँ और उसको आदी नहीं बना रही मैं। ये लोग बोलते हैं कि चाहे इश्क है, चाहे जुनून है, चाहे मोहब्बत है, हाँ होगी, पर ये है कि मोहब्बत का असर भी आपको पता चलेगा बाद में। तो फिर आज हम जो है शकील साहब के हवाले से बात करेंगे, यूथ के हवाले से आप हमें बताइएगा। यूथ के हवाले से तो आई थिंक यूथ से पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा ये है कि हम यूथ से ही पूछेंगे। जी, यूथ के हवाले से हम लोग देखा जाए तो आजकल सबसे पहले तो हर बच्चा जब एक 20 की टीन एज से क्रॉस करता है, सो वो चाहता है कि मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लूँ। सो उसके लिए आजकल काफ़ी जो है मैंने देखा है कि जो 20-21 की एज में जो भी इस टाइम पे यूथ आ रही है, सो वो अपने जो है इंडिपेंडेंट करने के लिए वहाँ पे अपनी एजुकेशन साइड से हटकर वहाँ पे जॉब साइड पर जा रहे हैं। सो ये मतलब एजुकेशन साइड से हट के जॉब साइड पे जा रहे हैं। मतलब कौन दे रहा है जब वो पढ़ ही नहीं रहे इंटर पास पे जॉब आती हैं आजकल, जैसे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर वगैरह की डेवलपमेंट वगैरह आती है, तो एक स्किल्स के ऊपर जॉब मिल जाती है। बिकॉज आजकल वैसे ही आपको पता है आईटी की दुनिया है और हर बंदा इसके ऊपर मोबाइल्स वगैरह को देखता है, तो इसी हवाले से उसके अंदर वो यूट्यूब से इस स्किल्स को देख के यूज़ करते हैं और आगे जाके इसी चीज़ के अंदर वो आगे बढ़ रहे हैं। सो उसके बिहाफ पे अगर हम देखा जाए, मतलब आप ऑनलाइन बिजनेस ये आप आ जाए मेरे पास, आप इतना ये बड़ा स्कीम है ये बहुत मुझे ना अजीब लगता है कि जहाँ पे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि आप एक टीम बना लें और उस टीम को बोले कि आप इतने लोग ऐड करें हमारे पास, इतना इन्वेस्ट करें, उसमें से आधा आपका आधा मेरा, और फिर आप ये उन आगे तक पहुंचाइए। वही बात हुई ना कि आप ये मैसेज 11 लोगों को फॉरवर्ड करें, कल कुछ अच्छा होगा आपके साथ। सो यही चीज़ है कि इसका हमारे पास साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि एजुकेशन साइड से लोग हटते जा रहे हैं, और जिनका जाहिर सी बात है जिसके पास शुरू में इनकम आना स्टार्ट हो जाती है तो उसका इंटरेस्ट भी एजुकेशन साइड से ख़त्म हो जाता है। सो मेरे यही है कि उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनको टेक ओवर करें और उनको एजुकेशन जो है उनकी बेसिस कम से कम कंप्लीट करा के, और उसके बाद उनको किसी चीज़ की बिल्कुल दी जाए तो आप जो है इसको एक तरफ से देख रहे हैं, ठीक है, और मैं इसको दूसरी तरफ से भी देख रही हूँ। कैसे? ठीक है, दूसरी साइड ये है मेरी नज़र में, हर किसी का नज़रिया अलग होता है, क्योंकि अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि घर वाले भी तालीम को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हाँ। यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस इतनी हाई हो गई है कि वो क्या करें। और वो जो आप कह रहे हैं ना कि ये हमारी यूथ है वो स्टडी से हट के पैसे कमाने की तरफ जा रही है, तो ये एक एज होती है, इस एज में ये होता है कि अगर हम वो पढ़ें साइकोलॉजी, तो इस एज में वो ये समझते हैं कि अब हम बड़े हो गए, अब हमें अपने घर वालों से कैसे मांगे कि आप हमें पॉकेट मनी दें। ये एक चीज़ होती है ना कि हर किसी के साथ होता है। ये होता है कि एक कहावत भी है, जब बाप की चप्पल पाँव में आ जाए तो फिर उनसे बात करने में वो नहीं होता कि बाबा आप मुझे पॉकेट मनी दे। जब बाप की चप्पल पाँव में आ गई तो अब आपने खुद करना है, ठीक है। और अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, वो कैसे अपने घर वालों को बोलें। वो जाहिर सी बातें देखते हैं कि वो घर में 2 वक्त का खाना नहीं हो रहा, वो हमें यूनिवर्सिटी कैसे भेजेंगे। फिर एक साइड होता है वो कमाई की तरफ चले जाते हैं कि हम खुद कमाएंगे। फिर और ये मैं बोलूँ कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी लत लग जाए, फिर उसके बाद सो यही है कि या तो स्टूडेंट को अगर उनके पास इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो उनको वो मैनेज करें चीज़ों को तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी एजुकेशन को भी एक फर्स्ट प्रायोरिटी रख चलना चाहिए। और मैं ये बोलूँ वो एजुकेशन को कैसे लाएं जब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई। यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कितनी है? फीस इस टाइम पे हर यूनिवर्सिटी की एक अपने हिसाब से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की थोड़ी कम है, प्राइवेट की तो बहुत ही ज़्यादा है। जो हर नहीं, आप गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट की फीस इस वक्त कितनी है यूनिवर्सिटी? 70 to 80,000 पर सेमेस्टर। यस। और उसके साथ जब ये लोग फीस लेते हैं, किताबें अलग, आने जाने का कन्वेंस अलग, टोटल एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। 6 महीने में कितने खर्च होंगे तकरीबन अंदाजा? 1.5 से 2 लाख रुपए तकरीबन लग जाएंगे। तो एक गरीब आदमी 6 महीने में इतने पैसे कहाँ से लाए? ये एक
वजह इतने तो पैसे है। वो लाए कहाँ से? बिल्कुल ऐसे ही है। ऑनलाइन अगर आप कुछ भी कमा रहे, जैसे आपने ग्रुप्स की बात की कि ऑनलाइन में अगर मैंने कोई ग्रुप बना दिया तो उसमें से मुझे एक महीने में अगर मैं बोलूँ ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये मेरे पास आएंगे, उससे ज़्यादा इससे नहीं आ ज़्यादा नहीं सकते। आते, 15,000 और से 15,000 अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें, 6 महीने का सेमेस्टर होता है, कितने होंगे? 15। 90, और फीस कितनी जा रही है यूनिवर्सिटी की? 1.5 से 2 लाख रुपए। कैसे कर पाएंगे वो कमाई और पढ़ाई एक साथ? और हमें तो फ्यूल का नहीं पता, अभी 1.5 से 2 लाख हमने, ये सिर्फ हमारा बनके कि 1.5 से 2 लाख जाएंगे, ठीक है। पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये जो ऑनलाइन करें जिसमें हमने जो है 90,000 इसके निकाले, जिसमें इंटरनेट हमारे पैकेजेस जा रहे हैं, ऐसे ही है। अगर उसके हम पैसे माइनस करें 6 महीनों में तो कितने बचेंगे उसमें से? नो हाउ के 10,000 आप माइनस कर दें, उसमें से कितने बचे? 80,000। 80 में हम क्या खाएंगे, क्या यूनिवर्सिटी पे खर्च करेंगे? ऐसे ही 80 में अब हमने घर वालों की क्या मदद करेंगे जब उसमें अब अपने ही खर्चे पूरे नहीं होंगे? ये चीज है कि हम यूथ को सिर्फ एक तरफ से देख रहे हैं, अब हम दूसरी तरफ से देखें ना उसको कि वो तालीम से क्यों पीछे है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि तालीम बहुत महंगी हो चुकी है। बहुत महंगी हो चुकी है। स्कूल आप गवर्नमेंट लेवल पे पढ़ो, आप कॉलेज भी गवर्नमेंट लेवल पे पढ़ सकते हो, उसकी इतनी फीस नहीं है। जब आप यूनिवर्सिटी लेवल में आते हो ना तो आपको डायरेक्ट बहुत बड़ी रकम देनी पड़ती है। इस चीज़ के लिए हमारी गवर्नमेंट को जो है स्टेप लेना पड़ेगा कि स्कॉलरशिप्स जो हैं नीडी पीपल्स को दी जाएं। और वैसे तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी जगह तकरीबन कुछ इदारे हैं, जैसे कि हमारे रोटरी को देखा जाए तो ये भी एक फंडिंग करती हैं एजुकेशन के हवाले से, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्कॉलरशिप देती हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो है गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप की तो मुझे समझ में नहीं आता कि स्कॉलरशिप किस किस को मिले। स्कॉलरशिप उनको मिले जो पढ़ाई में अच्छे हैं, स्कॉलरशिप उनको मिले जो उनके घर में कुछ नहीं है। सबसे पहले वो ये बात, जैसे अगर हम गरीब आवाम की बात करें, हम उनके पास हैं, हम उनसे ये बोले कि भाई आप अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते, तो वो बोलेंगे कि हमारे पास खाने के लिए नहीं, आप हमें आके ये एडवाइस दे रहे कि अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा रहे, आप आके मेरे घर में राशन डालो, आप आके मेरे बिजली का बिल पे करो। बिजली के बिल अभी कितने आ रहे हैं? जिन लोगों को वो ये बोलते कि हमारे पास 5 रुपए खर्च करने की नहीं है, हमारे पास 5-5 लाख रुपए बिजली के बिल आ रहे हैं, वो कैसे करेंगे? फिर यही यूथ, फिर हम इसी यूथ की बात करें कि हमारी यूथ आगे नहीं बढ़ी। भाई हमारे यूथ के पाँव में जंजीरें बांधी गई है, वो है महंगाई की। और वो ये एज होती है ना, इस एज में ये बोलते हैं कि हम खुद करें। फिर ये जो ये होता है ना कमाई का ट्रैक, जब हम ये ऑनलाइन में जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो मेहनत कर रहे हैं। भले ही आप इसमें 15,000 रुपये कमा रहे हैं, जब ये पूरा नहीं होगा ना यूनिवर्सिटी और बाकी खर्चों के लिए, फिर ये ट्रैक यूं करके जाएगा स्ट्रीट क्राइम की तरफ। ऐसे ही है, क्योंकि ये 15,000 रुपये अगर मैं पूरे हफ्ते मेहनत करके लोगों को बोल दूंगी कि आप ग्रुप में ऐड हो जाएं, आप ग्रुप में ऐड हो जाएं, आप इतने लोगों को ऐड करें, इतने लोगों को, ये सिर्फ मैं एक गन रख के मैं 30,000 ले सकती हूँ। 30,000 ले सकता है, उससे ज़्यादा ले सकता है, फिर क्यों ना जाए वो उस तरफ। पर गवर्नमेंट साइड पे काफ़ी इस पे काम भी हो रहा है। और इस वक्त तो मैंने तो ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ें देखी हैं कि हमारा इलाका थर का जो इलाका है उसमें यानी काफ़ी गरीब लोग वहाँ पर रहते हैं, और स्पेशली जो अक़लियत के जो हमारे मिनॉरिटी के जो हैं भाई हमारे, तो उनके जो बच्चे गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन बड़ी मेहनत करते हैं। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद एक मेघवाड़ कम्युनिटी से और कोली कम्युनिटी से फ़ॉरेन जो है अपना इन्होंने स्कॉलरशिप लेकर अपनी तालीम के लिए दूसरे मुल्कों में चले गए, काफ़ी बड़ी तादाद है उनकी। तो ज़ाहिर है जो मेहनत करता है उसे फल भी मिलता है। बिल्कुल। तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, बहुत से प्राइवेट इदारे भी ऐसे हैं जो इसमें बड़ी हेल्प कर रहे हैं, जो गरीबों को या जो टैलेंटेड बच्चे हैं एजुकेशन के अंदर, उनको बड़ी स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। ये सवाल ये है कि ना सिर्फ सिलेक्टेड बच्चों को ही क्यों मदद की जा रही है, सारे बच्चों को क्यों नहीं? अगर ये बोलें कि बच्चे तालीम में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको नहीं इंटरेस्ट, तो हम उनको क्यों दें? भाई आप, ये हमारा काम ये है कि हम उनका इंटरेस्ट डेवलप करें।
हाँ नहीं, होना तो ये चाहिए कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी सतह की भी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर सकें। बिल्कुल, जैसे हम यूथ की बात करते हैं, फिर हम ये बोलते हैं कि ये हमारी यूथ है, यही यूथ आके हमें वोट देगी, यही यूथ हमें आगे बढ़ाएगी। भाई आप इसी यूथ को तालीम दो, यही यूथ किसी दिन आके इस कुर्सी पे बैठेगी। बिल्कुल, हम यूथ को सिर्फ खोजते हैं, हम नहीं जानते कि वो यूथ किस वलवले में है, उसके दिमाग में क्या चल रही होती है। और यही शायद है कि आप देखें ये यूथ आगे नहीं बढ़ रही, ये यूथ खुद को ख़त्म कर रही है, यही यूथ खुदकुशी की तरफ जा रही है, यही यूथ डिप्रेशन की तरफ जा रही है, बजाय हमारे मुल्क के मुस्तकबिल बनने के लिए। हम बोले कि ना हमारा मुस्तकबिल यही यूथ रोशन करेगी, और यही यूथ बंद कमरे में लाइट ऑफ करके रोती है। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। इस वक्त जो महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, इसके अंदर तो हमारे नौजवान नस्ल जो है बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है, और आपने जिस तरह कहा कि ख़ुदकुशी का रुझान भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, उनके घर वालों की ज़रूरियात पूरी नहीं होती, तो एक नौजवान जो बहुत कुछ सोचता है तो फिर वो एक नेगेटिव साइड पे भी चले जाते हैं, या तो क्राइम की तरफ चले जाते हैं या फिर ख़ुदकुशी की तरफ भी चले जाते हैं। तो ऐसा भी हो रहा है काफ़ी हद तक। तो इन चीज़ों को रोकने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट में काम करें, आप उस हवाले से बताएं उनको किन किन जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो आप चाहते हैं कि आप उनको सॉल्व करें, जो आपने उनके मसले देखे। रोटरी के हवाले से बात कर रहे हैं? तो रोटरी के हवाले से तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट हमारा जो कहलाता है वो डिस्ट्रिक्ट हमारा पाकिस्तान के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक सिंध और बलूचिस्तान, और एक KPK और पंजाब और इस्लामाबाद। तो हमारा जो ताल्लुक है डिस्ट्रिक्ट 3271 से है, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान के हम लोग काम करते हैं। तो इसमें हम हमारे मुख्तलिफ 7 एवेन्यूज़ हैं, उस पर हम काम करें, जिसमें एजुकेशन भी हुआ, माहौल भी हुआ, सेहत भी हुई, यूथ भी हुई, ये सारी चीज़ें इस पर हम मिलकर सारा काम कर रहे हैं। और इसमें हम लोग रोटरी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं इस चीज़ के लिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन सा आपको क्रिटिकल मसला लगा जो आप चाहते हैं कि आप उसके ऊपर आपने वर्क करना है और उसको फोकस करना है? इस वक्त तो हमारे पास जो पिछले साल जो बरसातें हुई थी उसमें बहुत से लोग मुतासिर हुए थे, जिनके घर बार तबाह हो चुके थे। बिल्कुल। तो एक तो इसके ऊपर हम लोग रोटरी ने इस वक्त बहुत फोकस किया हुआ है, और हम लोग जा रहे हैं रोटरी स्मार्ट विलेज की तरफ। हम लोग गांव बना रहे हैं, जो लोगों को घर बना कर दे रहे हैं। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और जिसमें हमारे RI डायरेक्टर हैं रोटरी इंटरनेशनल के मोहम्मद फैज़ किदवाई साहब, उनका ये एम है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द 2000 विलेजेस हम सिंध और बलूचिस्तान के अंदर बना देंगे। सिंध और बलूचिस्तान जी, के वैसे अच्छा, तो पाकिस्तान पूरे में ये प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ये सिंध और बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। जी, जैसे आपने सिंध और बलूचिस्तान की बात की, तो मैं जाहिर सी बात है सबसे पहले बलूचिस्तान का ही पूछूंगी आपसे कि आप मुझे बलूचिस्तान के हवाले से बताएं कि सैलाब में बलूचिस्तान को कितना नुकसान हुआ, और अब तक उस नुकसान को किस हद तक कवर किया जा चुका है? बलूचिस्तान के अंदर नुकसान तो यकीनन कुछ एरियाज़ के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा हुआ था नुकसान, लेकिन बनिस्बत सिंध के कुछ कम इलाकों में हुआ था वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर हमारे रोटरी ने फौरी तौर पर जो है वहाँ पर रेस्क्यू के काम स्टार्ट किए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारे जो कोयटा के जो क्लब्स हैं, रोटरी क्लब्स, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और हम लोग इंशाल्लाह अब जल्द ही वहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि ये स्मार्ट विलेज का काम वहाँ पर भी स्टार्ट करें, और जो मुतासिर लोग हैं उनको वहाँ पर घर बना कर दें। अच्छा, अब तक बलूचिस्तान में आप लोगों ने कितने घर बनाए हैं? नहीं, बलूचिस्तान में अब तक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं, ये भी इनिशियली स्टार्ट किया ही हम लोगों ने। सिर्फ सिंध में भी अब तक 2 विलेज कंप्लीट कर चुके हैं। 2 विलेज कंप्लीट कर चुके हैं, और 2 विलेजेस पर भी काम चल रहा है। 2 विलेजेस पर अभी काम और चल रहा है। अब ये स्पीड पकड़ता जा रहा है काम, और इंशाल्लाह जल्द ही ये जो है बहुत बड़ी तादाद जो है पूरे सिंध के अंदर ये गाँव की फैल जाएगी हमारा काम करने की। तो इंशाल्लाह फिर पूरे सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर हमारा टारगेट जो है वो 2000 विलेजेस का है। 2000 विलेजेस हम लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सिंध का काम आप कब तक क्या टारगेट है आपका, सिंध का काम कब तक ख़त्म होगा? ये जो आप लोग ये है कि 2000 विलेजेस, 2000 गांव आप लोग वापस बनाएंगे, बहुत अच्छा है। सिंध के अंदर काम कब तक ख़त्म होगा, और बलूचिस्तान की तरफ कब ये तक तो जाएगा? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, और ये चलता रहेगा। जिस तरह हमारी फंडिंग भी आती रहेगी, और फिर हमें
ज़ाहिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकायदा मुस्तहिक लोग हैं उन्हीं के पास जाकर काम किया जाए और उन्हीं एरियाज़ में काम किया जाए जो बरसात से मुतासिर हुए थे। तो उसमें एक और चीज़ जो इश्यूज़ आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि हमें ज़मीन चाहिए होती 4-6 एकड़, जो भी कोई ज़मींदार किसी को देना चाहे, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि वो ज़मीनें जो ज़मींदार किसी को दे तो वो उनके नाम हो जाए जो वहाँ पर जिनके घर बनने हैं, जिनको वहाँ पर रहना है। अमूमन हमारे सिंध और बलूचिस्तान का एक कल्चर रहा है कि कहीं पर अगर हम लोग कोई NGOs वगैरह कोई काम कर भी देती हैं तो वो जो वहाँ के ज़मींदार होते हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने लोगों को बिठाते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी से उनको हटा भी देते हैं, भाई आप ये घर खाली करें और चले जाएं। तो हमारी कोशिश ये है कि वो ज़मीन हम उन मुतासरीन के नाम करवाएं पहले, ताकि उनसे कोई वो घर खाली ना करवा सके। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि शकील साहब, मैं वापस अपने उसी बात के ऊपर आऊँगी। जैसे कि एक हमारा कोई भी काम करने से पहले, कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले हम उसका एक प्लान बनाते हैं, एक माइक्रो प्लान। फिर हमारे एक टारगेट भी होता है उसमें कि हम कितने टाइम में हमें किस टारगेट पर जाना है, ठीक है। फिर हमारा एक माइंडसेट भी होता है कि हमें फंडिंग भी मिलेगी, इतनी फंडिंग मिलेगी और हम ये काम करेंगे। तो उस काम का अगर मैं कहूँ कि क्या टारगेट है आपका, आप लोगों ने क्या टारगेट लगाया है कि सिंध के अंदर आपके माइक्रो प्लान के मुताबिक ये जो काम है वो कब तक ख़त्म होगा? काम तो हमारा ये जैसे मैंने बताया कि हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और हम लोग अपने जो हमारे 180 के क्लब पूरे सिंध और बलूचिस्तान में रोटरी क्लब्स हैं। बिल्कुल। तो वो क्लब्स जो हैं वो जो गांव बना रहे हैं उनको वो ऑन करते हैं, उनको वो देखभाल, उनकी सारा सिस्टम वही देखते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर हम 50% पे कोशिश करेंगे हम पहुंच जाएं कि हमारे काम स्टार्ट हो जाएं। कंप्लीट होने में तो यकीनन थोड़ा सा टाइम लगता है, पहले उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, क्योंकि हमारा एक ये भी है कि जो जिनके हम घर बना कर दे रहे हैं वो लेबर खुद अपना खुद काम करें, हम उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, उनको ट्रेनिंग्स देंगे ताकि वो अपना काम, और उनको जो मटेरियल जो है वो हम प्रोवाइड करके देंगे, तो वो अपना काम खुद करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि इंशाल्लाह 1-1.5 साल के अंदर 50% हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। अच्छा, ये सिर्फ सिंध का है? सिंध और बलूचिस्तान। सिंध और बलूचिस्तान का, अच्छा ठीक है। सिंध और बलूचिस्तान में दोनों में साथ काम चल रहा है? ये डिस्ट्रिक्ट हमारा एक ही कहलाता है ना। ओके जी जी। अच्छा, साथ में काम चल रहा है सिंध और बलूचिस्तान का, पर अब तक ज़्यादा काम सिंध में हुआ है, बलूचिस्तान में नहीं हुआ। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि मैंने जैसे बताया कि अभी काम स्टार्ट ही हमारा अभी हुआ है। बिल्कुल। तो नहीं, अगर मैं ये कहूँ शकील साहब कि काम स्टार्ट हुआ है सिंध और बलूचिस्तान का, दोनों का साथ में, जैसे आपने साथ में लेकर चल रहे हैं, पर ज़्यादा काम सिंध में हुआ है, इसकी वजह मुझे ये समझ नहीं आ रही। अब बलूचिस्तान से भी तो स्टार्ट कर, यहाँ पर ज़्यादा मुतासिर इलाके बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे। अब जिस तरह हम लोगों ने जो 2 गाँव अब तक बनाए हैं वो टंडोलियार का इलाका है, चंबड़, वहाँ पर बनाए। अगर आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे। एक गाँव जिसमें 70 घर थे और वो सारे के सारे हमारी जो कम्युनिटी थी वो हिंदू कम्युनिटी के घर थे और मुकम्मल तबाह हो चुके थे। उस गांव को दोबारा हमने तैयार करके उनको सबको घर बना के दिए, 70 घर उस गांव के अंदर बना के दोबारा दे दिए गए। तो हम लोग पहले इस जो ज़्यादा मुतासिर इलाके हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एक ही है, सिंध और बलूचिस्तान पूरा, तो हमें काम, हमारी नज़र में सिंध और बलूचिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल, तो हम बराबरी की बुनियाद पर काम करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा काम बलूचिस्तान में भी स्टार्ट हो जाएगा, इंशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप लोग को फंडिंग्स वगैरह कहाँ से मिलती है? फंडिंग तो पहली बात तो ये है कि हम लोग रोटेरियंस जो भी होते हैं ना, हम तो पहला कहना ये होता है कि रोटरी के अंदर वही शख्स आ सकता है जिसका हाथ यूं है, यानी हाथ देने वाला है। बिल्कुल। अगर जो कोई लेने वाला सोच कर आता है कि भाई मुझे क्या मिलेगा, तो वो इसमें रोटरी में इसमें उसका कोई काम नहीं है। तो हमारी फ़ीसिस होती हैं, हमारी फ़ीसिस रोटरी इंटरनेशनल को जाती हैं और वो यानी तकरीबन 15,000 के लगभग जो है हमारी 6 महीने की फ़ीस होती है हर रोटेरियन की। तो हमारे इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जो हमारा 3271 है, इसके अंदर हमारे 3000 प्लस जो है हमारे मेंबर्स हैं और पूरी दुनिया के अंदर हमारे 1.4 मिलियन मेंबर्स हैं। वाह! तो ये बहुत बड़ी तादाद है जो हम लोग फंडिंग देते हैं, रोटरी फाउंडेशन को हम लोग देते हैं। तो वही पैसा हम लोग मैचिंग ग्रांट की सूरत में और दूसरे प्रोजेक्ट्स की सूरत में हमें मिलते हैं। और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि रोटरी इंटरनेशनल का बहुत अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है
पोलियो का खात्मे के लिए। बिल्कुल। तो इस पर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं या जो भी मटीरियल्स उनको प्रोवाइड किया जाता है वो रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से दिया जाता है, और रोटरी इस पर बहुत काम कर रही है। इसमें हमारे जो पाकिस्तान के चेयर हैं, नेशनल चेयर अजीज़ मेमन साहब, उन्होंने बहुत काम किया है पोलियो के हवाले से, और हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में मुकम्मल पोलियो का खात्मा हो जाएगा। बिल्कुल। अगर मैं शकील साहब एक बात करूं, अगर पाकिस्तान में मुकम्मल पोलियो का खात्मा हो जाए तो अगर हम इस तरह देखें तो इस तरह तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हो जाएंगे जो पोलियो के थ्रू उनका काम चल रहा होता है, क्योंकि जैसे पोलियो में अगर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितने सारे वर्कर काम कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही हैं, बिल्कुल। तो इनका तो कोई रोज़गार तो ख़त्म नहीं होना उनका, क्यों जो पोलियो के कतरे पिलाते हैं वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हॉस्पिटल्स के मुलाजिम जो है LHV LHWs, ये लोग जो है इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वही ये पोलियो के कतरा पिलाने का काम करते हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि डेली वेजेस के हिसाब से जिस दिन 3 दिन की जो पोलियो मुहिम चलाई जाती है उसमें जो है चंद लोग हायर किए जाते हैं, तो वो चंद लोग वो तो वैसे भी महीने में 1 बार या 2 बार ही इसी तरह का होता है, तो वो इसमें कोई बेरोजगारी का कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक हमारी बहुत बड़ी की बात यहाँ पे लेकर आ जाऊँ कि ये जो हमारी यूथ है जो जैसे कि आपने कही, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे वर्कर्स मैंने देखे हैं जो इंटर के बाद, मैट्रिक के बाद, अंडर ग्रेजुएशन जो है वो पोलियो की तरफ आके काम करते हैं। पर ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगी, पर अभी एक टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का। तो गोले चारों का नुगाद भी थे गंडोए ब्रेक के सूर्य ब्रेक का पलती मरागा बढ़ जाता नहीं। वशद के मनी वशी वशी गोले चारों का चुके मैं जाना शो मनी इंतज़ार कनगा बीतगे कि कदी ब्रेक हलास बीते, कदी मैं पसंदीदा होस्ट जो शुमा मैंने दोस्त आ रहा था ना कि शुमे होस्ट अमरुज का शो TV दी मैं शुमे वो गप करना शुमे सो वशी वशी गेस्ट का रहा गुड़श में पसंदीदा होस्ट कदी बहती मरागश स्टार्ट बेका गुड़ मात का मरागश स्टार्ट को नहीं मना बोशिता कि क्या क्या वर्कआउट होता, और शुमे मैंने चों गोशता यूट्यूब पर कमेंट पिकने तो ज़्यादा मैंने बोशिता क्या क्या वर्कआउट होता, क्या क्या मैंने गप्पा जीरी और अर्ची मैंने गप्पा नजीरी गुड़ माई मज़ार भी भले ना मोती वशी वशी को चारों का मज़ार भी इतना करना। आई होप कि शुमे मैंने गप जोड़तगा बोले चारों का पदा मोती गप उतराना बढ़जा कनी एदा अगर मैं गप भेजना कि मैं यूथ में दीमा निश्ता गोड़ा अब्दुल रफ़ी साहब, आप मुझे ये बताएं कि अगर हम जापान के तालीम के निज़ाम की बात करें उसके हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको पता है जापान के तालीम के निज़ाम के बारे में? जी, जापान का जैसा कि हम कह सकते हैं कि जो शुरू में उनकी अर्ली एजुकेशन जो होती है बेसिक, सो वहाँ पर 4 क्लास तक जो है 4 to 5 क्लास तक वहाँ पे जो है बच्चों को उनके ग्रेड्स नहीं दिए जाते हैं स्कूल्स के अंदर। सो दैट इज़ वहाँ पे मतलब कि शुरू में ही हमारे बच्चे जो है एक रेस के अंदर लग जाते हैं, एक ग्रेड्स के अंदर। सो वहाँ पे उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, वहाँ पे हर बच्चा जो है एक बराबरी सतह पर होता है 4 to 5 क्लास तक। उसके बाद ही वहाँ पर जो है रैंकिंग स्टार्ट होती है। तो एक तो ये इनिशिएटिव उनका जापान का बहुत अच्छा है। सो अदर दैन वहाँ पे दूसरी चीज़ें देखी जाएँ तो वहाँ की एजुकेशन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपर लेवल पे है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। बिकॉज टेक्नोलॉजीज़ को देखा जाए, कोई एजुकेशन की रिसर्च पर देखा जाए तो वहाँ पर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इस टाइम पे की जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ है कि अगर हम जापान की बात करें तो जापान तो बहुत आगे है, बहुत। अगर हम ये बोलें कि अगर हम यहाँ बैठे हुए ना हम ज़मीन पर, तो जापान इस वक्त आसमान पे है, और वहाँ पे जो है वो 5 ग्रेड तक बच्चों को जो है वो रैंकिंग नहीं दी जाती, और वहाँ उस टाइम तालीम के ज़्यादा वो तरबियत और तहज़ीब पर जो है वो फोकस करते हैं, तहज़ीब पे वो फोकस करते हैं। मतलब जापान इतना ऊपर है, वो तहज़ीब पे फोकस कर रहा है, और हम इतने नीचे हैं फिर भी हम बच्चों को डंडे मार रहे हैं तालीम देने के लिए। यही बात है कि आज अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो हमारे आजकल 2-3 क्लास का बच्चा जब स्कूल जा रहा होता है, हम देखते हैं तो उसका बैग ऐसे लगता है कि वो खुद नीचे गिर जाए, इतनी तो उसके अंदर बुक्स वगैरह इस टाइप की डाल दी जाती हैं कि उनको मतलब कि एक रेस लगा रखी है कि वो समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के बच्चे अगर इतना जल्दी में ही इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे तो उनको क्या मिलेगा। मतलब कि अगर जापान में देखा जाए वहाँ पे रैंकिंग्स नहीं है, वहाँ पे फौरी तौर पे उस टाइम पे बच्चों को पेंटिंग्स एंड अदर थिंग्स ये इस चीज़ पे काम कराया जाता है
कि उनके मतलब कि माइंड यूजेज उनको यूज़ करना सिखाया जाता है कि किस तरीके से वो जो है क्रिएटिव माइंड बने, क्या चीज़ें उनको जो है आए जहन में। तो इस चीज़ के ऊपर वहाँ पे फोकस किया जाता है। हमारे पास शुरू दिन से ही पढ़ाई के ऊपर फोकस किया जाता है कि ये एजुकेशन, इंग्लिश सीख लें, ABC सीख लें, ये मल्टीप्लिकेशन। सो जब तक यहाँ पर आजकल तो सबसे ज़्यादा हम लोग देखा जाए तो स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो सबसे पहले तो आपके पास राइटिंग स्किल्स होंगे और कोई पेंटिंग के स्किल्स होंगे, कोई ड्राइंग के, कोई इस चीज़ के। सो आपके पास एक हुनर आ जाएगा। इट्स लाइक हुनर, क्योंकि एक जो पेंटर होता है तो वो अपने एक आर्ट को जो है सेल आउट भी कर सकता है चीज़ें करके। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़ भी ना, अमेरिका में एक बहुत अच्छा निज़ाम है कि वहाँ पे चाहे वो एक क्लास का बच्चा हो या वो बहुत 10th में है, किसी भी ग्रेड में हो, तो वहाँ पे ये है कि वो उन्हें एक बुक दी जाती है, पूरे साल एक बुक दी जाती है। तो उस बुक में कलर करें, आप कुछ भी करें, ठीक है, या वो कलरिंग बुक हो या पढ़ने की बुक हो। फिर एंड टाइम ऑफ जैसे जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, कुछ भी होंगे, फिर आपको उस बुक की समरी लिखनी पड़ती है कि आपने उस बुक को समझा है, आपने उस बुक में क्या पढ़ा है, उस बुक में क्या था, फिर आपने उस बुक की पूरी समरी लिखनी पड़ती है। तो ये होता है कि फिर उसी तरह बच्चे आगे बढ़ के, उनमें भी होता है ना कि हम भी किताब लिख सकते हैं इस तरह, अगर हमने बुक पढ़ के उसकी समरी लिखी है, फिर ये भी हो सकता है ना हम भी किताब पढ़ेंगे। और अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे क्या होता है वो आप हमें बताएंगे। यहाँ पर जो है इस टाइप का तो कोई चीज़ अमेरिका की बनस्बत पाकिस्तान को देखा जाए तो इतनी अच्छी एजुकेशन यहाँ पर पाकिस्तान को हम लोग किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। एज़ पर यहाँ पर एजुकेशन साइड को देखा जाए तो अब जाके मैं देख रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ये इनिशिएटिव लिया गया है कि वहाँ पर शुरू में, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अर्ली एजुकेशन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में स्टार्ट हो गई है। मतलब कि 2 इयर्स का बच्चा होता है, 2 to 3 इयर्स का, और उसका स्कूल में एडमिशन हो जाता है। लेकिन एक प्रायोरिटी ये भी रखी जा रही है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर वो एडमिशन ले तो लेते हैं, लेकिन उनको क्रिएटिव साइड पे लेके जा रहे हैं इस टाइम पे। जैसे कि हम जापान की बात कर रहे थे, वहाँ पे जो है स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों के जो है वो उनको प्ले ग्रुप्स वगैरह में डाल के और उनको इसी चीज़ के ऊपर काम कराया जाता है। सो ये एक प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर अभी तक इस चीज़ का इनिशिएटिव नहीं लिया गया। अदर देन अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की एजुकेशन की साइड की बात करें तो इस टाइम पे हमारे सिंध के अंदर बनस्बत मैं कहूँगा, क्योंकि मैं भी इंटीरियर से बिलोंग करता हूँ। सो सिंध के अंदर इस टाइम पे जो एजुकेशन का जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है और बहुत बेहतर हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे जो नए टीचर्स अपॉइंट किए गए हैं इस टाइम पे, न्यू आई डोंट नो कि कितने अपॉइंट हुए, लेकिन मेरी तादाद में तो हर तीसरा आदमी या चौथा आदमी को पूछा जाए तो वो इस टाइम पे उसको अंदर एजुकेशन में उसको जॉब मिल गई है। सो दे आर लाइक कि वो उन्होंने बैचलर्स की डिग्री की हुई है और दे आर वेल एजुकेटेड, और उन्हें जो है इस टाइम पे प्रायोरिटी दी गई और मेरिट बेसिस के ऊपर जो है उनको ये जॉब मिली है। सो उसके बनस्बत मैं देखता हूँ, मैं अपने शहर की बात करूँ समारोह में, तो वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ का निज़ाम मैं बोलता हूँ इस टाइम पे प्राइवेट स्कूल से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है। अगर हमारे गवर्नमेंट के हाई स्कूल को मैं देखता हूँ तो वहाँ पर जो है 1000 की एनरोलमेंट थी, लेकिन वहाँ पे बच्चे डेली जिसमें 200 to 300 आते थे अटेंडेंस, लेकिन इस टाइम पे 90% अटेंडेंस वहाँ पे है और हर बच्चा वहाँ पे गवर्नमेंट का होके भी अपने ड्रेस के अंदर आता है। तो मैं बोलता हूँ इसके अंदर जो है हमारे जो पिछले अभी लास्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे सरदार शाह, उनका इसके अंदर बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम किया। और हमारे तालीमी निज़ाम जो कि सिंध का था, तो सिंध टेक्स्ट बोर्ड की बुक 1983 में बनी थी, तो वो आज तक चल रही थी, तो उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई थी। तो उन्होंने इसके ऊपर भी इनिशिएटिव लिया है और हमारी तकरीबन बुक्स को जो है इस टाइम पे अप टू डेट लेके आए हैं। मोस्टली काफ़ी चीज़ों के ऊपर उन्होंने वर्कआउट किया और इस टाइम पे हमारा एजुकेशन निज़ाम जो है उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे लाके छोड़ा है। अब आगे देखते हैं कि कौन आता है एजुकेशन में से और क्या चीज़ें होती हैं, फिर पता चलेगा। बिल्कुल। अब्दुल राफी साहब, मैं आपसे एक सवाल करूँगी, मैं आपको आपके ही बचपन में लेके चलती हूँ, ठीक है। आप मुझे बताएं कि बचपन में जैसे सब ये स्कूल जाते हैं और आप भी गए हैं तो यहाँ पे आके बैठे, मेरे सवाल भी देखिए मैं आपसे क्या सवाल कर रही हूँ। तो जैसे आपने जो हैवी बैग्स की बात की, ठीक है, तो
हैवी बैग सबका होता था और हम स्कूल जाते थे। तो जैसे मैंने एक अमेरिका की बात की, वहाँ पे एक क्लास से लेकर कितने भी बड़े लेवल तक आप जाएं, फिर उसके बाद आपको अपनी ही एक समरी लिखनी पड़ती है। बगैर आप छोटे क्लासेस में आप 1 लाइन की लिखें, 2 लाइन, फिर इसी तरह वो बढ़ बढ़ के फिर आपने पूरे एक बुक की और अपनी बुक लिखनी पड़ती है। इस तरह का ये सीन है वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का। आप मुझे बताएं कि आपने कोई अपनी किताब पूरी पढ़ी है? हाँ, किताब जो है मैंने 6th क्लास के अंदर जो है ओ लेवल्स की जो हमारी मैथ की किताब है ऑक्सफोर्ड की, सो मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया था। पूरा कंप्लीट किया था, ठीक है। कभी सोचा था आप उसकी समरी करेंगे? नहीं, कभी कभी नहीं। अगर समरी नहीं, अगर आपको समरी करने के लिए दी जाती तो? आई डोंट नो मैथ की समरी किस तरीके से उस मैथ को समराइज किया जाता है, ये तो मुझे नहीं पता। नहीं, अगर देखिए बुक तो वो बच्चे भी पढ़ते हैं पूरी, ठीक है। तो उसकी समरी करने के लिए दी जाती है आपको कि क्या सीखा आपने इसमें से। चले ठीक है, मैं अपनी तरफ से आपको 3 लाइन्स देती हूँ, ठीक है। आप 3 लाइन में समरी करके बताएं वो बुक में आपने क्या सीखा। उस बुक से मैंने जो है काफ़ी उसके अंदर जो भी चीज़ें टॉपिक्स थी वो सारे सीखे थे। हमारे यहाँ तो यही सीन है ना कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मीम्स चलती हैं कि अपने जो ये मैथ में और मैथ में पता नहीं फिजिक्स में ये चीज़ें पढ़ी है ना, साइन थीटा कोस थीटा में, इसको अपनी ज़िंदगी में यूज़ कहाँ करेंगे? यूज़ करेंगे, ये एग्जैक्टली यही बात है। अब मैं पूछना चाहूँगी शकील साहब ने साइन थीटा कोस थीटा कहाँ यूज़ किया है ज़िंदगी में, जब मैथ में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं? हमने तो जाहिर है, मैंने तो 86 में मैट्रिक किया था ना, तो अब तो हम तो भूल चुके हैं कि किस तरह पढ़ते थे, क्या कौन से फार्मूले होते थे, वो भी हमें तो याद नहीं है अब। तो मतलब लेकिन एक वो उस वक्त की तालीम होती थी, वो एक सच्चाई होती थी, उस्तादों के टीचर्स के अंदर सच्चाई थी, बड़े दिलजमी से पढ़ाते थे और एक अदब एहतराम का रिश्ता होता था स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान, जिसका अब बहुत ज़्यादा फुकदान पाया जाता है। लेकिन जिस तरह ये अब्दुल राफ़ी ने बताया कि जैसे अभी जो नए टीचर्स जो मेरिट पर आए हैं, और सिंध में पहली बार ऐसा हुआ है कि 50,000 प्लस टीचर्स जो है अपॉइंट हुए हैं और वो मेरिट पर हुए हैं। तो उसके बाद अपॉइंट कहाँ हुए? सिंध में अपॉइंट? सिंध में। अच्छा। तो सरदार शाह मिनिस्टर थे अभी लास्ट टेन्योर में, तो उन्होंने जो अपॉइंट किए वो मेरिट पर किए और वो सारे वेल एजुकेटेड लोग हैं, और इसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह हमारा तालीम निज़ाम में बहुत बेहतरी आ जाएगी। तो अच्छा शकील साहब, ये तो सिंध में हुए, बलूचिस्तान में हुए क्या कोई न्यू टीचर्स अपॉइंट? बलूचिस्तान में आए मेरे इल्म में नहीं है कि इस किस्म की, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक सूबे के अंदर, यानी पंजाब में इवन के KPK वगैरह में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिंध में ऐसा पहली बार हुआ है कि 50,000 प्लस टीचर्स जो है वो भी मेरिट पर अपॉइंट। 15,000 प्लस? 50 जी 50,000 प्लस 50,000 प्लस टीचर्स, ये बहुत हैरानगी की बात है। बहुत बड़ी बात। जैसे शकील साहब आपने ये बात आपने खुद कही कि वो सिंध हो चाहे बलूचिस्तान हो, तो हमें एक ही नज़र में देखना चाहिए ना। तो फिर ये क्यों सिंध में ये जो इतने सारे टीचर्स, इसकी ज़रूरत तो बलूचिस्तान में भी होगी ना? बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए था ये चीज़ें इनिशिएटिव लेते इस चीज़ का, और वहाँ पर भी एक ज़ाहिर है यकीनन पढ़े लिखे लोग, बहुत नौजवान बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में वहाँ पर भी मौजूद हैं, और अगर जो वहाँ पर भी इसी तरह मेरिट के ऊपर काम किया जाए तो यकीनन हमारे मुल्क में तब्दीली को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर काम किया जाए। और जहाँ तक कि मेरा ख़्याल है या मैंने देखा है, हर वक्त मुझे यही लगता है कि बलूचिस्तान को तालीम के हवाले से या कोई भी इस तरह की चीज़ हो तो उसको बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया जाता है। क्या ये सही है? जी बिल्कुल, मायूसी तो पाई जाती है बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि उसके साथ यकीनन माजी के अंदर जो है कुछ ज़ाब्तियाँ हुई हैं जिसकी वजह से वो मायूसी पाई जाती है। और अब हम ये हमें यकीन होना चाहिए कि अभी तो हमारे खैर केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट जो भी इलेक्शन जीत कर आएंगे तो वो इनके बलूचिस्तान के भी हकीकी नुमाइंदे आएंगे, और इंशाल्लाह वो जब हकीकी नुमाइंदे आ जाएंगे तो उसके बाद बलूचिस्तान में भी ये तब्दीली आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। अगर अब तक देखें कि कितने जो है नुमाइंदे चेंज हुए, गए आए गए, सिंध में तब्दीली आई, इतने सारे टीचर्स यहाँ पे आए, बलूचिस्तान में क्या हुआ? हाँ, बलूचिस्तान में तो ऐसा कुछ मुझे काम नज़र नहीं आया गवर्नमेंट लेवल पर,
और हालांकि हमारी फेडरल गवर्नमेंट का भी एक था कि भाई बलूचिस्तान के अंदर एक महरूम तबका रहता है तो उसमें उनको कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए, लेकिन आई थिंक वो बातों की हद तक तो ठीक थे, लेकिन अमली तौर पर उसका काम कहीं नज़र नहीं आ रहा बलूचिस्तान के अंदर। चले, हम उम्मीद करते हैं कि आए और हम कोशिश भी करेंगे कि बिल्कुल आना चाहिए। और जैसे कि हम बात कर रहे थे आप किसी तो नहीं, आपने समरी नहीं बताई हमें बुक की। 3 लाइन के लिए मैंने आपको टाइम भी दिया और हम आप इधर शकील साहब की तरफ भी आ गए। मैथ की समरी 3 लाइन दिए मैंने आपको, मैथ की समरी करके बताया हमें बुक की हो। और आपने बुक देखिए, मैंने आपको सिर्फ बुक की बात की थी, मैथ आपने खुद ही सिलेक्ट किया। जी जी ऐसे नहीं, इस ये मैं शकील साहब को अपना मौका बना, आप बताएं बुक क्यों किसने सिलेक्ट की? हाँ, बुक तो उन्होंने आप खुद ही सिलेक्ट की थी, तो वो उसकी खुद ही समरी भी खुद ही उसकी बनाकर देनी चाहिए। और 3 मैंने लाइन सिर्फ एक बुक 3 लाइन की बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी समरी भी नहीं मांगी आपने। बुक मैंने सिर्फ एक बुक बोली थी, मैंने पूरा बस्ता इनको दिया इनका अपना, ठीक है। मैंने सिर्फ बोला कि आप इतना भारी बैग है आपका, एक बुक सिलेक्ट करें। बुक भी आपने मैथ की बुक सिलेक्ट की है। और मैंने आपको 3 लाइंस भी दिए। समराइज इसको ऐसे ही किया जा सकता है, लर्न अबाउट अलजेब्रा, स्टेट्स एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा क्या है? अब बताएं, नहीं आसान अल्फाजों में बताएं, ठीक है। अलजेब्रा जो है कि ये एक फार्मूला है अलजेब्रा, इसको भी एक करने की जो है ट्रिक होती है। सो वो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस। शकील साहब आपको कुछ समझ आया? नहीं, ये भी मेरी साइड लेने से पढ़े हुए तो हमने भी हैं, लेकिन मुझे अभी वो मैंने बताया ना कि वो किसी ज़माने में पढ़े थे, आज से 20-25 साल पहले पढ़ी थी, तो वो अब क्या हमें याद होगी इन चीज़ों के? नहीं, ये जो समझा रहे हैं एक्स वाई जेड ये वाली आपको समझ आया? आप मेरी साइड लेनी। मुझे समझ में नहीं आई। हमें तो समझ नहीं आया। नहीं, हमें तो समझ नहीं आया। शकील साहब आपको समझ आया? मुझे समझ में नहीं आई। आप ऐसे समझाए कि हमें समझ आए। कैसे समझा सकें? इसके अंदर होता ही एक्स एंड वाई एंड जेड है। ये रावे सोचे मैं कहाँ फंस गया, मैं तो वापस स्कूल आया हूँ। ऐसे ही 3 लाइंस कंप्लीटेड आई थिंक सो। अच्छा ठीक है, चलें हम आपके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। मीन मॉड मीडियन पढ़े? मीन मॉड मीडियन पढ़े? मीन का फॉर्मूला बताएं। याद नहीं अभी। फंस गए। याद नहीं है। फंस गए, याद नहीं। देखिए बुक आपने खुद सिलेक्ट की है। वो बोलते हैं ना कि एक चीज़ की आपने जल्दी में कुछ नहीं करना, कि मैथ की बुक है वो मैंने पूरी की, भले ही आपने एक चैप्टर पढ़ा वो याद होना चाहिए। बात ये है। ये देखिए यही होता है, एग्जैक्टली यही चीज़ मैं कहना चाह रही थी कि हम सिर्फ वो चीज़ को कंप्लीट, किसी चीज़ को कंप्लीट और मुकम्मल करने के पीछे में लगे रहते हैं और फिर उससे हमें सबक क्या मिला हम वो नहीं सीख पाते। हम यही सिस्टम है कि हम बच्चों के जो है बैग्स भर देते हैं किताबों से, पर उन किताबों में लिखा क्या है हम उनको नहीं समझा पाते हैं। भले ही आप उस बच्चे को एक बुक दो या एक चैप्टर दो, उस चैप्टर में क्या लिखा है, उसका सबक क्या है, वो हमें सिखाना चाहिए। बिल्कुल। और वो चीज़ हमें याद रहनी चाहिए। जैसे हमें क्या कहते हैं, खरगोश और कछुए की कहानी याद है। उसी तरह इस तरह के मैं बोलूँ कि हमें इस तरह से पढ़ाना चाहिए। हमारे तालीमी निज़ाम को भी इस तरह से होना चाहिए कि कोई स्टोरी अगर हमें बताई जाए तो हमें याद हो, वो पूरा नक्शा हमारे जहन में छप जाए। मैं बोलूँ कि कोई भी हो फिर वो हमारे माइंड में डायरेक्टली को। अब हम इस तरह रावे सागदम फॉर्मूले, ये बाकायदा बैठ के फॉर्मूले याद करते हैं। अच्छा ना, क्यूट लग रहा था वो स्कूल वाला। बाकायदा हम फॉर्मूलों में चले जाते हैं। ये वही वाली कहानी होती है ना, वो 3 इडियट्स वाली मूवी देखिए? जी देखिए 3 इडियट्स, ठीक है। वो बोर्ड में जाके एक अल्फाज लिख देता है और उसको बताए कि आप इसको पढ़ के बताएं क्या लिखा है। और सब किताबों में तलाश करना शुरू हो जाते हैं कि इसको, वो डिक्शनरी खोलता है, वो क्या वो बाकायदा वहाँ के प्रोफेसर भी जो है वो किताबों में ढूंढने लग जाते हैं कि अल्फाज क्या है। फिर उससे बताते हैं कि आपने लिखा क्या है, वो सारे जो स्पेलिंग साथ में लिखे, फिर वो निकाल के स्पेलिंग को अलग अलग है कि ये तो तीनों मेरे दोस्तों के नाम है।
ये तीनों मेरे दोस्तों के नाम है और ये है कि हम किताबिया बन चुके हैं। बिल्कुल अच्छी बात है किताबें पढ़ना, पर उसको पढ़ के भी हमें सीखना चाहिए। किताबें पढ़ने का रुझान आजकल कम हो गया है, हालांकि इसमें अगर ये थोड़ा सा काम किया जाए, लाइब्रेरीज पे काम किया जाए, मुख्तलिफ इलाकों में बनाई जाए गवर्नमेंट सतह पर, प्राइवेट सतह पर, तो उसमें लोगों को पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाएगा और उससे काफ़ी पढ़ने का जब शौक़ पैदा होगा तो हमारे नौजवानों के अंदर काफ़ी इसके अंदर सोच में भी चेंजिंग आएगी इस चीज़ के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल शकील साहब, हम आपको भी आपके अभी बचपन में लेकर जाएंगे ज़रा, वो तो अभी भी अपने बचपन में ही है। मैं तो उनको लेकर के वो 3 लाइन की समरी मुझे तो चाहिए। जी जी वो 3 लाइन की समरी मुझे लेकर चाहिए, तो हम आपको आपके बचपन में इस तरह लेके जाएंगे कि कोई एक्टिविटी करवाएंगे आपसे नहीं करवाएंगे, आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे कुछ ऐसी तस्वीरें जो मतलब क्विज एक्टिविटी होती है, फिर आपको बतानी और उनके जवाब भी देने वो क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। पर वो उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम अपने क्विज की तरफ चलेंगे। यही है कि यहाँ पे आए हैं, सुबह का वक्त है, तो वापस पुरानी याद ताज़ा हो जाए। भले चारों का नुवाद में एक वन वे ब्रेक के सूर्य ब्रेक का पद मैं जो गेस्ट गए शाना कमुशनी कसानी तबरी कमोती मरागशा जो अस्ती फनी वे तो का बरी अंचु के मलोटा के मनी गोले चारों भी मारा बेचारा और कल बेबा अंचु मारा सो बे सर वतारा गल बैग लूटी चिया में सेहते वास्ता शरी और मैं कमो बिचकंदी दई कसानी मैं बिचकन सदके जारी भी और मैं फेस एक्सरसाइज भी अंचु में शुमारा गोशा के वर्कआउट बिकनेता मैं इंसानी बॉडी वस्ते बात शरी वर्कआउट गोड़ में फेस से जो से वर्कआउट चीज स्माइल में कसानी बिचकंद और मारा बिचकंद देग लूटी शुमाम बिकंदे माँ भी द नश्तगे शुमे कंदारियन और शुमे गल कनिए वास्ता अनुवाद भी ते एक वनडे ब्रेक की सूरी ब्रेक का पद्धति मरागश बढ़ जा करें। वशत के मनी वशी गोले चारों का शुमे इंतजार कनगा बीतगे कदी ब्रेक खलास पिपी और कदी शुमे हो शुमे दीमा बैठे गोर बस हमशे शुमे इंतजार है जो वाद बीता हालास पुत और में शुमे दीमात का और वो पदा होती मरागश बढ़ जा कने गोले चारों का अंचु की मदी मरागशित का कनी क्विज और मैं कह रहा जब देखे चागिर दे जो मर्दम काहे थी गुड़ आए नमा हम बलूची जो चागिर दे कल्चर है बारवा अच्छी गोशंती सवाल जवाब कनी आए ना क्विज वगैरह पेशदारी और आए ना जोस कने के ची है और अन्नी में जो ये टाइम जो असें जो जान था कि जब पहले गपुत्राना होती बर्जा कनी आई गुमा और क्विज भी कनी वती गेस्टानी गुमा अंचो के शुमा चारे तक मनी द्रो क्विज के मैं चूनी क्विज को था वती गेस्टानी गुमा और शुमाल उठे तो शुमे दिमागा भी सवाल हस्ता कि नेक्स्ट गेस्ट जो मैं कह रहा कहती माँ आई है ना वती गोले चारों का नहीं सवाल है जो स्पिकना माँ हुए दश में गुमा गपुत्रान कना शुमा मनी आवाज़ है इश्कने था मनी आवाज़ शुमे तक कहते बल शुम मैंने चारे और मश में आवाज़ और शुमे मैसेज मनी तक न कना और शुमे चेक होत कने शुमा डायरेक्ट जो अस्सी यूट्यूब है अगर शुमे चार गए थे यूट्यूब पे जाला बेचारती एक साइड लेके तो कमेंट और अमदा बुरे तो कमेंट बिकने था इधर शुमे मैसेजेस मनारा रसा और बाजी मर्दों मना कमेंट कना मनी दिल बड्डी कना मैं प्रोग्राम सारी कना मना बाज शर लगी थी शुमे कमेंट में चारा वाना मना बाज वश लगी थी और शुमा हम जो अस्सी कमेंट बिकने था जो मना शर लगी थी और शुमा मना गोश्त भी कने मैं मरागा शतुका शुमा कोजाम गेस्ट ज़्यादा शुमारा शर लगे था मारा होती दौर से गैस दोस्त वहाँ शर लगा चाहिए द्रों में वास्ता हाथ सदरों में वास्ता यकी बराबर और शुमारा कुजाम सेगमेंट में प्रोग्राम में शर लगे था शुमा ई गोश्त भी करे था नी भी रही में होती क्विज से तरफ शुमा लूटे था कि मैं शुमे पसंदे क्विज जोस्त बेकना गोड़ी याकरंदे पदा में शुमारा गोश्त कि शुमा कमेंट बेकने था मैं पदा काया होती गेस्टानी नेमगा भले मैं गप रोतीनी उर्दू था स्विच भाई चिया मैं जब देखे चागर दे मर्दम काए गोड़ मायनी में उर्दू था गप कनी भले जब भी मुती गोले चारो कनी वो गप त्रान कनगा भया भले शुमेक मनी जबान अटी में बलूची था स्टार्ट भी चिया बलूची एक वशे एक वशनी सुबुक की जबानी बाज मीठा जबानी गोड़ बलूची था गप जनी समझ आए कुछ मैंने क्या बोला है? नहीं इसमें मुझे कुछ समझ नहीं है। मैं समझाऊंगी इसमें मैंने बोला क्या है। हाँ इसमें मैंने ये कहा कि सबसे पहले मैं ब्रेक से वापस आई क्योंकि ब्रेक हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया तो फिर हम ब्रेक के हाँ ब्रेक करके आए फिर ये बोला कि हम क्विज करेंगे जो है जब हमारे पास टारगेट मतलब
किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग जब हमारे पास आते हैं तो हम उनसे जो है उर्दू में बात करते हैं, और एक क्विज़ का जो हमारे पास सेशन होता है, हम उसमें बलूचिस्तान बलोची कल्चर के हवाले से उनको कुछ सवाल जवाब पूछते हैं। अगर उनको वो जवाब आए तो वेल एंड गुड, हमारे लिए एक फ़ख्र एजाज़ की बात होगी कि हमारा कल्चर जो है पता है लोगों को, लोग जानते हैं। अमूमन जब हम कराची में रहते हैं तो कराची एक मिनी पाकिस्तान है जहाँ पे सारे कल्चर के लोग मिलजुल कर रहते हैं और सब एक दूसरे को जानते हैं। तो उस हवाले से तो यही है कि हम आपसे बलोची कल्चर के हवाले से कुछ सवालात करेंगे, आपको स्क्रीन पर कुछ चीज़ें भी दिखाएंगे जो आपको बतानी, वो चीज़ क्या है, आपको क्या लगता है, पता है? नहीं, मैं इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का इल्म है कि हमारे सिंध में बलोचों की बहुत बड़ी तादाद रहती है, तो हमारे इलाके में भी यकीनन काफ़ी बलोच रहते हैं। तो इनके कल्चर से, और इनका कल्चर बहुत रिच कल्चर है बलूचिस्तान का, और मुझे बहुत पसंद है बलूचिस्तान का कल्चर। तो इसमें थोड़ी बहुत बलोची वैसे ज़बान बोलना तो नहीं आती, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं कहीं समझ ज़रूर जाते हैं, लेकिन इनके कल्चर के हवाले से, इनकी जोग्राफिया के हवाले से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हैं। बिल्कुल, और यही चीज़ है जब कोई हमारे कल्चर को सहारे और बोले कि आपका कल्चर हमें पसंद, तो ना एक विक्ट्री होती है, ऐसा लगता है कि बस यही था और हम अपने कल्चर को यहाँ तक के लेकर गए कि लोगों को हमारा कल्चर पसंद आना शुरू हुआ, तो यही ही हमारी विक्ट्री है। और हमें कभी भी अपने सकाफ़त को नहीं भूलना चाहिए कि हमारी क्या पहचान है और हम किस चीज़ से उठ के आ रहे हैं। ये है ना कि अगर लोगों को थोड़ी सी पहचान मिल गई, फिर वो अपना जो रियल सकाफ़त है, हम कहाँ से उठ कर आए, हमारी मिट्टी क्या है, हम कौन सी मिट्टी से बने, वो चीज़ें भूल जाते हैं, और ये नहीं भूलनी चाहिए बिल्कुल भी, अगर मैं कहूँ। और ये जो है, अगर मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, ये मैंने बलोची ड्रेस पहना हुआ है इस शो में, और मैं अपने हर जो है प्रोग्राम में बलोची ड्रेसेस पहनती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र और एजाज़ की बात होती है कि मैं अपने ही कल्चर जो है, अपने ही सकाफ़ती ज़बान और अपने ही कल्चर का ड्रेस पहनकर यहाँ पे बैठी हुई हूँ, और बहुत इससे और ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। और लोग हमारे ड्रेसेस को भी पसंद करेंगे। और आपका सवाल भी हमारे आज का जो पहला, मैंने बोला है कि मैं ड्रेस के हवाले से मैंने स्टार्ट किया, तो मैं आपको पहला सवाल भी अपनी ड्रेस के बारे में ही पूछूंगी। तो ये है कि जो हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी हैं, मैं उनसे कहूँगी कि वो कुछ ऐसा क्विज हमें दिखाएं हमारे स्क्रीन के ऊपर जो मेरे ये ड्रेस पहनाएं और इसी ड्रेस के मुतालिक हो, और मैं अपने गेस्टों से सवाल पूछूं। अब मैं देखती हूँ कि हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी जो हैं वो हमारी स्क्रीन पर कौन से सवाल लेकर आएंगे। हमारे जो दो खास मेहमान बैठे हुए, एक को तो मैंने समरी याद करने के लिए दी, वो ज़रा कैमरा उनकी तरफ लेकर जाया जाए, वो देखिए वो किस तरह से बैठ के समरी याद कर रहे हैं, किताब की समरी। और अब तो है, ठीक है, समरी भी आपने याद करनी और सवाल का जवाब भी आपने देना होगा साथ में, ठीक है? ओके, तो हमारी स्क्रीन पर सवाल शो किया जाए कि हमारे गेस्ट के लिए कौन सा सवाल है आज का। हमारी स्क्रीन पर सवाल शो किया जाए क्विज का, आज हमारे गेस्ट के लिए कौन सा सवाल है। ये रहा आपका सवाल, और ड्रेस का कलर भी सेम दे दिया स्क्रीन वाले बाबा जी ने। ये सवाल आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा है, सवाल नहीं है, क्या है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, और एक बलोची ड्रेस है। क्या समझ आ रहा है इससे? अब इससे तो सवाल कुछ भी बन सकता है, अब ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं क्या सवाल बनाऊं। ये तो एक बलूचिस्तान का कल्चर, जो रिच कल्चर का जो हैंडीक्राफ्ट है, उसका सारा जाहिर कर रहा है कि बहुत खूबसूरत एक ड्रेस बना हुआ है। पर ये है कि एक ड्रेस है और बराबर में क्वेश्चन मार्क है। अब ये देखिए, ये सवाल जो है हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी ने मुझे दे दिया है कि मैं अब क्या सवाल पूछूं आपसे इस ड्रेस के हवाले से। तो ये सवाल, चले ठीक है, एक आसान सा सवाल आपको बताएंगे जो स्क्रीन पे शो किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देखिए जो मैंने ड्रेस पहनी हुई है, वो ड्रेस और ये ड्रेस सेम ही है, डिज़ाइन सेम ही है, पर ये है कि कढ़ाई का फ़र्क होता है। तो अमूमन जो हमारे ड्रेस का डिज़ाइन होता है वो सेम ही होता है। अब इसके सेंटर में बीचों बीच आप एक चीज़ नोट करें, वो चीज़ क्या है? दरमियान में इसकी पॉकेट टाइप की चीज़, जेब बनी हुई है जी। हाँ, जेब बनी हुई जी, ठीक है। इस जेब को बलोची ज़बान में क्या कहते हैं? ये है आपका सवाल। ये इंग्लिश में तो पॉकेट, उर्दू में जेब, और सिंधी में खीसो, और बलोची में इसको कहते हैं आई थिंक पिंदोल। पक्की बात है जी। अगर ये नहीं हुआ तो अच्छा, चले बराबर में हमारे जो हमारे यूथ समरी याद कर रहे हैं हमारे यूथ।
उनसे पूछेंगे कि ये जो है ड्रेस हमारा, इसमें ये जो पॉकेट बनी हुई है, इंग्लिश में पॉकेट बोलते हैं, जी। बलोची में मैं नहीं बताऊंगी, वो तो आप बताएंगे। मैं बलोची में बताने वाली थी कि बलोची में ये बोलते हैं, उर्दू में इसको बोलते हैं जेब। सिंधी में आपने क्या कहा था? खीसो। खिसो। खीसो, हाँ। खिसो। और बलोची में इसको क्या कहते हैं? सिंधी में खीसो बोला जाता है, बलोची में मेरे ख्याल तो पिंदोली बोला जाता है इसको। पक्की बात है? हाँ, अब ऐसे नहीं अंदाजा कि है कि पिंदोली कहा जाएगा इसे, क्योंकि ये काफ़ी जो है सुना भी है, देखा भी है, बलोच ये पहनते ओके हैं। ओके, आप इतनी श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि इसको पिंदोल कहा जाता है, हो सकता है ना कहा जाए इसको पिंदोल। आप हो लाइफ लाइन सकता भी है, यूज हम कर लोग सकते हैं। हर इंसान गलती कर सकता है, कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको लाइफ लाइन भी दे सकती हूँ अगर आप लाइफ लाइन यूज करें तो। पर लाइफ लाइन ये है कि जब आपको ऑप्शंस मिलेंगे वो आप सिर्फ एक मरतबा यूज कर सकते हैं, बाकी ये सिर्फ एक सवाल है, उसके अलावा भी हम आपको सवाल लेकर आएंगे, उसके लिए आप ऑप्शंस यूज नहीं कर सकते। लाइफ लाइन है, और लाइफ लाइन आप दोनों के लिए सिर्फ एक ही मरतबा, आप डिस्कस करके नहीं। सवाल का जवाब दे सकते। इसमें तो फिलहाल तो मुझे यकीन है कि इसे पिंदोली कहा जाता है। पिंदोली कहा जाता है, पक्की बात, लॉक किया जाए? लॉक किया लॉक जाए। है। ओके ठीक है, ऐसा लगे कौन बनेगा करोड़पति। सवाल को लॉक किया जाए। गले चारों का स्क्रीन ने सरा यकरंद शुमा सवाल बेचारे था कि सवाल चिया सवाल ऐशा कि एक बलूची ड्रेस है, और आइए दे मैं एक क्वेश्चन मार्क लगे थे एक सवाल की निशानी, और मैं इशाना जिसको कि इशियर चे गोशनते पूरे ड्रेस से इशी तो का जो पॉकेट बनता था, जिनसे पहले शामी चीज़ सारा फोकस को चिया मैं बलूची ड्रेस से तहाये जो मैं पॉकेट है ये बाज चे गोशनते नुमाएं और वश लगी थे पॉकेट इशियार बलूची ता चे गोशा मनी ये सवाल भी गोड़ा इशी तो का शकील साहब माशाल्लाह हमारा इसी इंग्लिश है था गोश जो मार रोज़ाना इंग्लिश है था शेर पॉकेट गोशा उर्दू था जेब गोशा सिंधी ता भी मारा गोश्ती, और इसी जवाब मारा बलूची ता हम दाते नी बचारे कि मैं स्क्रीन वाले बाबा जी मारा पूछी कि इसी जवाब सही ते नशी जवाब माजाना जो मनी बलूची चागेर निश्त गमनी देमा आहम जानती भले ईशानी जो अस्ते जोस करने के वास्ता, और इशा जो मजोस को था शनी इशा ये जोस को था, और इसी जवाब चाहिए स्क्रीन सरा माँ गोशा की इशी जवाब शोबे का। और यहाँ पे क्या दिल में दक दक हो रहा है, सही है गलत है? दक दक नहीं, मुझे यकीन है कि ठीक है। यकीन गोले चारों को गोड़े यकीन है तो गोड़े मारा हम यकीन बैग लूटी के इशी जवाब सही बीबी, और मलूटा के मैं स्क्रीन वाले बाबा जी शी जवाब हमारी स्क्रीन ने सर शो बेका बेचारे मैं गैस जो मुंतजर निश्तगा जवाब है चार के वास्ता हमारे गैस मुंतजर कब बिल्कुल। जवाब आए। ये चीज़ समझ गए थे। कब जवाब आए, और आप समरी याद कीजिएगा, समरी दोहराएं, जवाब तो आपने दे दिया, समरी दोहराएं आप दिमाग में। जवाब इसका क्या आएगा, जवाब हम देखना चाहते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। मैं स्क्रीन वाले बाबा जी इंचो टाइम जान गई गोड़ा मगोशा कि मैं गैस जो बेसब्री से इंतज़ार करनी है, हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं जवाब देने में, तो मैं आपको बोलूं कि ये है, इसको बलोची में पिंदुल कहा जाता है, और आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, और मुझे खुशी हो रही है कि ये चीज़ आपको पता है। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे जो है क्विज़ की तरफ। मैं चाहती हूँ कि हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी जो है हमें, आपने जवाब तो हमें नहीं दिखाया, जवाब तो मैंने दे दिया, पता नहीं आप चाहते थे कि जवाब मैं खुद दूं तो मैंने जवाब दे दिया इनका, क्योंकि सवाल भी मैंने खुद किया था तो जवाब भी मुझे खुद देना पड़ा कि जवाब सही था। ये जो बलोची ड्रेस पर ये जो पॉकेट बना हुआ है इसको बलोची में पिंदुल बोलते हैं, तो ये मैंने उर्दू में कही। बट नी माँ वशोती स्क्रीन वाले बाबा जी मैं गेस्ट नहीं हुआ सर, देखिए एक सवाल है, मैं स्क्रीन सर हमारे शोबे का मैं चारक लूटा कि मैं स्क्रीन वाला बाबा जी चे मारा जो अस्ती सवाल लंती मैं गैस चानी वास्ता मैं स्क्रीन सर शोबे का सवाल 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 मारा सवाल लूटी मैं स्क्रीन सरा हो सवाल इशिन सवाल ये अब पिक्चर देखें, ये तो खुद ही सवाल है, इसे मुझे सवाल करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये स्मेल के लिए, खुशबू के लिए लेकिन यूज़ इसे किया जाता है। बलोची में खुशबू के लिए है, पर इसको क्या कहते हैं बलूची में, ये बताइएगा। इसमें को ऑप्शंस देंगे?
लाइफलाइन यूज़ करना है, पक्की बात। लाइफलाइन दोनों को एक साथ ही मिलेगी लाइफलाइन, ये वरना फिर ये चीटिंग हो जाएगी लाइफलाइन। ऐसा तो नहीं है ना, दोनों को अलग अलग देनी चाहिए। चलिए ठीक है। बलोच वैसे भी जाने जाते हैं अपने मेहमान नवाजी के ऊपर, आप भी मेहमान हैं तो हम आप दोनों के ऊपर नवाजिश कर देंगे, लाइफलाइन अलग अलग, ठीक है, 2 लाइफलाइन मिलेंगे, ठीक है। तो फिर ठीक है, ये है कि लाइफलाइन चाहिए आप लोगों को अभी जी। बहुत सिंपल है, इसके लिए मैं आपको क्या लाइफलाइन दूँ। चले ठीक है, मैं आपको लाइफलाइन दे देती हूँ। बोले चारों का स्क्रीन सर जो पिक्चर शुमा गेंद गए ये पिक्चर शेयर में गोश्ता कि इशे बलूची ताचे गोशा गोड़ में शना से ऑप्शन दया सही ऑप्शन आनी ता मैं नंबर 1 के तो का एड करा बकूर, नंबर 2 तो का मैं एड करा लुबान, नंबर 6 तो का मैं एड करा सूचकी। ये आपके 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 में मैंने रखा है बकूर, नंबर 2 में मैंने रखा है लुबान और नंबर 3 में मैंने रखा है सूचकी। बकूल और लुबान तो बलोची की लफ्ज़ नहीं है। तीसरा ऑप्शन सोचकी तो वो आई थिंक देखिए मैंने आपको ऑप्शन दिया, ऑप्शन के बावजूद भी आप सूचकी सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या 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 अब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, अब मेरे हाथ में ये नहीं है, क्योंकि ये सवाल भी हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी की तरफ से आया है बनाया और ये जवाब भी वही देंगे। चले वो पिंदुल वाला जवाब मैंने दे दिया, ठीक है, क्योंकि वो जवाब सवाल मैंने खुद ही बनाया था उससे, पर ये जवाब तो वही देंगे। आप क्या कहेंगे, क्या कहते हैं? मैंने 3 ऑप्शंस दिए, इन्होंने सिलेक्ट कर लिया सूचकी, तो मेरे हिसाब से बकूर तो वैसे तो अरेबिक में कहा जाता है इसे, सो एक ऑप्शन लुबान बचता है तो मैं लुबान सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो आपने लुबान सेलेक्ट किया है। ये देखते हैं गोले चारों का यकिया सेलेक्ट को तो सूचकी और दूमिया सेलेक्ट को था लुबान निशुमारा चे लगी थे इसकी जवाब चाहिए यकिया सेलेक्ट को तो सूचकी और दूमिया। वैसे हमें सही ऑप्शन दाता है, नंबर यकियत का मोगश्ता बकूर, नंबर 2 था मोगश्ता लुबान और नंबर 6 था मोगश्ता सूचकी। नी ऐसा ऑप्शन हम जोड़ता मैं कह रहा नी ऐसा नहीं जवाब चाहिए। अगर शुमा जानता है जवाब चाहिए और शुमा मना जो अस्सी कमेंट बेखने बहुत है तो शुमा मना यूट्यूब अच्छे चार गया था मलूटा के इसी जवाब में स्क्रीन सर हमारा शो बेका ही दुई ना जवाब दाता है कि जवाब दाता लुबान और दुमिया जवाब दाता सूच की मलूटा के स्क्रीन सर हमारे जवाब शो बेखने तक इसी जवाब चाहिए। क्या लग रहा है सही होगा, किसका जवाब सही होगा? मुझे तो यही लग रहा है कि जो मेरा जवाब दुरुस्त इसलिए कि ये बलोची लफ्ज लग रहा है, ये बलोची लफ्ज लग रहा है, बाकी वो बलोची लफ्ज नहीं लग रहे। बाप बेटे में टक्कर चल रही है, जवाब किसका सही होगा? जवाब किसका सही होगा ये तो हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी हमें इंतजार फरमा रहे हैं। ये जवाब जो है हमारी स्क्रीन के ऊपर शो किया जाए कि जवाब क्या है। जवाब में भी कंफ्यूजन है, जवाब में आया है सही का निशान, अब जवाब किसका सही है? अब यहाँ पे तो लड़ाई होगी। जवाब किसका सही है? हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी ने दिखा दिया सही, पर जवाब किसका सही है? आई थिंक ये भी आपको ही बताना पड़ेगा दोबारा। जवाब किसका सही है? ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के जवाब सही हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के जवाब गलत हो, पर यहाँ पे आया है सही का निशान। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप दोनों के जवाब सही हैं। अच्छा। आप दोनों के जवाब सही हैं। इसको बलोची में कुछ लोग सूचकी बोलते हैं और कुछ लोग लुबान बोलते हैं, और आप दोनों का जवाब ही सही है। तो तभी हमारे चीन वाले बाबा जी ने हमें इतना इंतजार फरमाया कि करवाया, फिर उसके बाद जो है वो सही का निशान दे दिया, क्योंकि ये बहुत ने देखिए भाई बाप बेटे में टक्कर, एक ने लुबान ले लिया और दूसरे ने सूचकी। और आप दोनों का जवाब ही सही है। पर आपने कभी ये यूज किया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कैसी है खुशबू इसकी? बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है। लोग तो बोलते हैं कि नहीं यूज करना चाहिए, नहीं। वो दूसरे जो है सकाफत के, अगर मैं बोलूँ वो लोग बोले मैंने जिन्नात विन्नात का असर आ जाता है इससे। मैंने हम पे तो कभी जिन्नात नहीं आया। चले ठीक है, फिर अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्विज की तरह। अब मैं देखना चाहूंगी जो हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी हैं उन्होंने कौन सा क्विज दिया है हमारे आज के गेस्ट के लिए, वो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो किया जाए।
क्या है हमारा तीसरा क्विज? तीसरा क्विज ये आया है हमारे पास कि ये 5 का नोट, जी 5। अब मैं ये नहीं कहूंगी इस 5 के नोट को बलोची में क्या बोलेंगे ये तो सवाल नहीं हो सकता ये 5 के नोट को तो 5 का नोट ही बोलेंगे। सवाल ये है, 5 के नोट को गौर से देखें, गौर से देखें इस 5 के नोट। क्या है इस 5 के नोट पे? ये जो पीछे ये पोर्ट बनी हुई है, जी ये पोर्ट कहाँ की है? गवादर पोर्ट। पक्की बात? हाँ पक्की बात। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। लॉक करें। 50 करोड़ का सवाल जो आपको नहीं मिलेगा गोले चारों का ऐसा जवाब दाता है कि ए पोर्ट ग्वादरेगी गोड़ाचे गोशे। आप लोगों ने ग्वादर क्यों सिलेक्ट किया? ग्वादर पोर्ट क्योंकि पीछे इसमें पहाड़ नज़र आ रहे हैं, आप देखें। सो कराची पोर्ट है, एक पोर्ट कासिम में, तो उसके पीछे पहाड़ तो नहीं नज़र आते सामने बिल्कुल पॉइंट है। तो ये है, मैं अब बोलूंगी कि इस जवाब के लिए हमें बिल्कुल भी इंतजार ना करवाएं। बाप बेटे का एकदम एक साथ, वो बोले ना एक जुबान होकर बोला है ग्वादर पोर्ट। तो इसका जवाब मैं बोलूंगी हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी शो करें, क्योंकि ये बिल्कुल है ये ग्वादर पोर्ट और हमारी है गंज ग्वादर, हमारा बहुत खूबसूरत ग्वादर। तो मैं चाहूंगी कि हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी एक सही का निशान और इस 5 के नोट के साथ हमें शो करें हमारे स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये हमारा खूबसूरत ग्वादर है। शो कर दे स्क्रीन वाले बाबा जी। सही है, बिल्कुल ये जवाब सही है। जब नहीं वहाँ पे टिक का निशान आता है ना, एक तसल्ली हो जाती है, हाँ जवाब सही है, वो तो हमें पता है सही है जवाब। ये है हमारा ग्वादर पोर्ट और बहुत ही खूबसूरत पोर्ट है हमारा ये ग्वादर का। और मैं चाहूँगी कि अब हम चलते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। क्या आएगा हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारे जो है आज के गेस्ट के लिए सवाल? कौन सा सवाल आएगा? कैसे सवाल चाहिए आप? अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोगों ने कभी बलोची रीडिंग्स अटेंड की है? जी हाँ, की है। बलोची रीडिंग्स जी अटेंड? जी ठीक है, तो फिर उसी हवाले से मैं चाहूँगी कि हमारे जो गेस्ट ने जो है बलूची रीडिंग्स अटेंड की, बलूची सीर ऐशा अटेंड होता गौर मगोशा कि मैं स्क्रीन वाले बाबा जी ऐशाना बलूची सीर बाबता कोई एक सवाल है मैं स्क्रीन सर शोबे का माँ चारक लूटी कि मैं गेस्टानी वास्ता को जाऊँ सवाल के। अब ये सवाल होगा बलोची जो शादी वगैरह है उसके हवाले से, क्योंकि आप लोगों ने अटेंड की है वो, तो हमारे स्क्रीन के ऊपर जवाब शो किया जाए कि कौन सा जवाब है। जवाब नहीं, सवाल शो किया जाए, मैं जवाब बोल रही हूँ। सवाल शो किया जाए कि कौन सा सवाल है हम देखना चाहते हैं। शादी, ओके ओके, पिक्चर देखें आप। पिक्चर में एक जो है, अगर मैं बोलूं एक घर का कॉर्नर है वो सजाया गया है और साथ में क्वेश्चन मार्क है। पिक्चर को देखकर क्या समझा? डोली बनाई गई। ये एक कॉर्नर है, ठीक है, घर का एक कॉर्नर है। लिए। हाँ, अब इसको बलोची में क्या कहते हैं, ये है आपका सवाल। इसको बलूच में, इसमें आप ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी होस्ट आपको ऑप्शंस दे, तो मैं दे दूंगी क्योंकि आपकी लाइफ लाइन बचा है। यस, ऑप्शन दे दें इसमें। ऑप्शन में चाहिए ऑप्शंस? जी जी। ओके, फिर उसके बाद आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, फिर हो सकता है इससे मुश्किल सवाल हो। कोई नहीं, कोई नहीं, दे देंगे। ओके, ऑप्शंस चाहिए। ओके, गोले चारों का मशरा पेश दाश्ता ये सवाल ऐसा गुस्ता की शी वासे ऑप्शन लूटी और ये आखिरी लाइफ लाइन ये जो यूज करने गया और इसी वास्ता में ऑप्शंस दे कि आप इस सेगमेंट को क्या बोलते हैं। ये सेगमेंट है, ठीक है। इस सेगमेंट जब आपका अगर सवाल जवाब सही आए तब भी मैं इसके बारे में बताऊंगी, अगर नहीं आए तब भी मैं इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये जो सेगमेंट है अमूमन अगर इसको बोलें एक हल्दी की रस्म के लिए सेगमेंट को बनाया जाता है। ये पूरा ये जो एक कॉर्नर है इसको सजा के दुल्हन को एक हफ्ते पहले उधर बिठा देते, पूरा मुंह वगैरह छुपाकर। फिर उसके बाद 3 दिन हो गए, 4 दिन अब दुल्हन को उधर बिठाते हैं कि निकाह से पहले और रुखसती तक उसको कोई नहीं देखेगा। जब सबसे पहले वो दूल्हा के घूंघट उठा के उसको देखेगा। ये है कुछ हमारा कॉन्सेप्ट। और इसमें
जो है दुल्हन को जो हल्दी वगैरह लगाई जाती है, ये चीज़ है पूरा। तो इसमें एक है कि आपके जवाब के बाद मैं मज़ीद डिटेल में आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने वो बता दी तो उसमें मेरा जवाब निकल आ जाएगा। तो हम आपको ऑप्शंस देंगे। नंबर 1 में जुल्बंदी, नंबर 2 में हम आपको देंगे इन्नी शब, नंबर 3 में हम आपको देंगे पालबंदी। नंबर 1 में जुल्बंदी, नंबर 2 में हम आपको देंगे इन्नी शब, नंबर 3 में हम आपको देंगे पालबंदी। जुल्बंदी मुझे ज़्यादा बेहतर जवाब लग रहा है। जुल्बंदी पक्की बात है, लॉक किया जाए? इन्नी शब पक्की बात है, इन्नी शब लॉक करूं? हाँ। पक्की बात है। आपने कहा कि जुल्बंदी, आप क्या कहेंगे? इन्नी शब। देखते हैं गोलेचारों का यकिया गुश्त इन्नी शब और दूमिया गुश्त जुल्बंदी माँ चारक लूटा के इशी जवाब चाहिए तिशियारा यकिया गुश्त इन्नी शब और दूमिया गुश्त जुल्बंदी। और इशी जवाब हमें स्क्रीन सर हमारे शो पे पेश पे था कि इशी जवाब चाहिए। वापस सही का निशान आया। सही का निशान वापस आया है। इसका मतलब दोनों सही है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस बार भी दोनों सही हो। अब क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत? मैं इसलिए इस पे जा रहा हूँ कि जुल्बंदी में थोड़ा सा वो जल्दी वाला है, शादी से पहले का प्रोग्राम का इसमें इशारा मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह मायो वगैरह होता है तो वो ये पहले का प्रोग्राम है, इसलिए मैंने ये जुल्बंदी का कहा। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल आप काफी हद तक ठीक है। और आपने इन्नी शब क्यों सिलेक्ट किया? इन्नी शब के कितना टाइम अभी बचा हुआ है जल्दी के अंदर, इन्नी शब है इस तरीके से। शब का वक्त तो वक्त है, मतलब कि शब मींस वक्त। और यहाँ पे जो हमारे स्क्रीन पे जो सही का निशान आया है तो इसका यही मतलब है कि आप दोनों के जवाब सही है। और जुल्बंदी एग्जैक्टली इसको यही कहा जाता है, इस रस्म को जुल्बंदी कहा जाता है। पर आपने इन्नी शब भी बोला है, उसके लिए भी ये सही का निशान आया है, क्योंकि ये भी सही है। जुल्बंदी से लेकर इन्नी शब बारात और पूरे सेगमेंट में ही दुल्हन उधर बैठती है। तो ये जवाब भी आपका सही है। तो आप दोनों के जवाब बहुत अच्छे थे और बहुत सही से हमारा प्रोग्राम हुआ। और मुझे टाइम नहीं पता चला कि किस तरह से हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपने कीमती वक्त हमें दिया और हमारे प्रोग्राम में बोले चारों का मैं प्रोग्राम में वाद हलास बतौर शचु वशी सरा मैं जो असी कल्चर बारुआ एक क्विज़ा ने जवाब दाता नी शुमारे देगी थी ओस्टर इजाज़त वो दुआओं थी मरागश स्टार्ट को जो दुआओं थी मरागश हम हलास करें वश पे बातें कुछ वश ग्रंथ पे बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान।